हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर 2024-25 क्लास 9th का सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे इसका समय होने वाला है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर जो है इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अ चेंज ऑफ ए स्टेट मैटर डायरेक्टली, देखो दोबारा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अ चेंज ऑफ स्टेट मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। क्या कहा जा रहा है कि जो कोई सॉलिड चीज़ है वो बिना किसी भी लिक्विड में आए सीधा गैस में अगर चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। उसे हम उर्दू पात कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। हिंदी में देख लेते हैं एक बारी। द्रव अवस्था में बिना बदले ठोस से गैस में सीधे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ का अर्थ है, शुष्क बर्फ का अर्थ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि सतह पर क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो वाष्पीकरण की दर, देखो क्या कहा जा रहा है, यदि सतह क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मानो इतना एरिया है और एक एरिया इतना है, तो वाष्पीकरण की दर अगर सतह एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो वाष्पीकरण की सतह भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बारी। ड्राई आइस मीन एज, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रास इज ए सोल्यूशन ऑफ मोल्टिंग कॉपर इन, ब्रास का जो सॉल्यूशन है वो बनाया जाता है कॉपर के साथ, किसको ऐड करके, मोल्टन जिंक को। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉपर प्लस जिंक से क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन शुगर सॉल्यूशन, जब शुगर का पानी के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट, बोथ आर सॉल्यूट, बोथ आर सॉल्वेंट। तो ए आंसर, शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायमंड इज ए लस्ट्रस बिकॉज, डायमंड एक लस्ट्र है, क्यों, बिकॉज इट इज रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज हाई। डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में देखते हैं। पिघले हुए तांबे का घोल है, पिघले हुए तांबे का घोल है ठोस जस्ता। यहाँ पे देखो ब्रास यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो ब्रास आप लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पिघला हुआ जस्ता। पिघला हुआ जस्ता क्या हो जाता है, जस्ते में जब हम तांबा मिला देते हैं तो वो ब्रास बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के घोल में, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चीनी के घोल में चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक। पानी हमेशा क्या होता है, विलायक ही होता है। उसके अंदर कोई चीज़ मिलाई जाती है उसे विलेय कहते हैं। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा चमकदार होता है क्योंकि, हीरा चमकदार होता है क्योंकि यह क्या होता है, इसके अंदर क्या पावर होती है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च होता है। देखो याद कर लो, हीरा चमकदार क्यों होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो गुणसूत्र यहाँ पे देखो किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले। एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम। तो एटीपी मॉलिक्यूल ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। तो एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ से बनाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। एटीपी कहाँ से बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल इज, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, सेल को, लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं जो खाने को या चीज़ों को खाने, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो कई बार जब इसकी सेल फट जाती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की वो फट जाती है तो इस सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
एटीपी अणु किसके द्वारा निर्मित होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोशिका को आत्मघात थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग आत्मघात थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कौन सी कोशिका के किस भाग को, किस कोशिकांग को, यहाँ पे आएगा कोशिकांग को, किस कोशिकांग को आत्मघात थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का उदाहरण नहीं है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पशु उत्तक का उदाहरण नहीं है। तो देखो क्या है, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, यहाँ पे हम जंतु उत्तक लिख देंगे, जंतु उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मांसपेशीय उत्तक, संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो कि पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। पशु की जगह जंतु कोशिका आ जाएगा, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो संवहनी उत्तक का याद रखेंगे, संवहनी उत्तक मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो प्लांट्स में मिलता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपास्थि किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, उपास्थि किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या मांसपेशी उत्तक। तो उपास्थि कार्टिलेज किन्हें कहा जाता है, जो सॉफ्ट बोन्स होती है उन्हें कहा जाता है। तो किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का। सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नो टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल, नर्व एंड मस्कुलर, ये सब एनिमल में होते हैं, एनिमल टिश्यू है। लेकिन वस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज में क्या आता है, प्लांट एंड जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कार्टिलेजनस एज एग्जाम्पल, कार्टिलेज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है। सी आंसर हमारा यहाँ पे, ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन व्हाट काइंड ऑफ इट मोशन, जब क्या किया जा रहा है, एक मोशन क्या किया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन से कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, किस तरीके का एरिया नजर आता है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट, जब हमें वेलोसिटी दिखाई दे रही है और टाइम दिखाई दे रहा है तो वो किस चीज का ग्राफ हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का। जब कोई वस्तु स्थिर गति से सीधी रेखा में चलती है, स्थिर गति मतलब एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है और सीधी रेखा में चल रही है, तो वह किस प्रकार की गति कर रही है, एक समान गति। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेग व समय के ग्राफ को नीचे क्या दर्शाया जाता है, जब वेग दिया जा रहा है एक तरफ और एक तरफ समय दिया जा रहा है तो क्या दर्शाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु पर संतुलित बलों का समग्र प्रभाव क्या होता है, अगर कोई वस्तु है उस पर कोई संतुलित बल लग रहे हैं तो उस पर समग्र प्रभाव क्या होता है उसका। तो देखो क्या वस्तु पर संतुलित बलों का समग्र प्रभाव क्या आता है कि वस्तु स्थिर रहती है। देखो यहाँ पे दोनों ही बातें, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि अगर यहाँ पे बताना था कि गतिमान वस्तु, अगर कोई गतिमान है तो वो उसी सेम स्पीड से क्या रहेगी, चलती रहेगी, और सेकंड अगर वो स्थिर है, रुकी हुई है, तो वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। संतुलित बल क्या करते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो स्थिर रहेगी। और अगर वो चल रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो गतिमान है तो उस पर समग्र प्रभाव क्या रहेंगे, तब आपको लिखना होगा कि वो सीधी रेखा में चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, जड़त्व किसी वस्तु को अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु को जिस दिशा में वो चल रही है उसका विरोध करने की प्रवृत्ति है, उसकी दिशा में, उसके वेग में, उसके त्वरण में, किस में विरोध करने की प्रवृत्ति है, तो सभी में। जब किसी वस्तु पे जितना जड़त्व ज़्यादा होगा तो वो उसी दिशा में जाएगी, उसके वेग जिसमें वो चल रही है उसी में चलेगी और त्वरण भी उसका वही रहेगा। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द बैलेंस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा अगर उस पर कुछ बाहर से फोर्स नहीं लगता है। इनिशिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट all of the above direction, velocity and acceleration। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट। तो क्या है, जब एक्सीलरेशन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, द अप्लाइड फोर्स के, जितना फोर्स होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, द मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड, फिश के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, पिक्सीकल्चर, हम क्या कहते हैं, पिक्सीकल्चर। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन ए डिफाइंड पैटर्न, 2 और मोर क्रॉप को एक डिफाइंड पैटर्न में ग्रो कराने को हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि यहाँ पे अलग क्रॉप लगाई है, यहाँ पे अलग क्रॉप लगाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग।
अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के त्वरण सीधे किसके समानुपाती होते हैं? गति के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मछली के प्रबंधन और उत्पादन को क्या कहा जाता है? मछली पालन। हिंदी में तो देखो बहुत ही आसान है, इंग्लिश में पिक्सिकल्चर कहते हैं, तो फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा। किसी एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर फसल। तो क्या कहते हैं? अंतर फसल। सेकंड आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है 1 लाइन के आंसर से, 1 मार्क्स के हैं, 1 लाइन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? पशु का मतलब यहाँ पे जंतु कोशिका से है। तो पादप देखो क्लोरोप्लास्ट, ऐसे देखो पहले सेंट्रियोल, कौन सी ऐसी कोशिका जो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु में नहीं? तो सेंट्रियोल जंतुओं में पाया जाता है, लाइसोसोम और न्यूक्लियस सभी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्ट्रक्चर है जो पादप कोशिका में तो पाई जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि? बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम है, इसका घनत्व तो पानी से अधिक है, इसमें अंतर आणविक स्थान ज़्यादा है, इसमें कोई भी नहीं। तो इसका आंसर ख हो जाएगा कि इसका घनत्व तो पानी से कम है। याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु डिस्कवर द सेल? तो रॉबर्ट हुक। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में मिलती है एनिमल सेल में नहीं मिलती? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द आइस फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज? आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ये वाटर है, ये आइस इस तरह से फ्लोट करती है। क्यों? इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर से कम होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, इसीलिए पानी के ऊपर तैरती है। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखते हैं, द फॉग क्लाउड आर एग्जाम्पल ऑफ? फॉग जो एंड क्लाउड्स किसके एग्जाम्पल है? एरिस्टोटल के। यहाँ पे ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्लड एंड लिम्फ आर द टाइप ऑफ? ब्लड एंड लिम्फ आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अभी मैंने आपको पहले बताया भी था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहा गया है, द सोल्यूशन इन विच अ सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस इज टर्न एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दिस। देखो क्या कहा गया, द सॉल्यूशन इन विच सेल विल गेन वाटर। ये सेल है, इसको पानी इसके अंदर चला गया और अभी ये स्वेल कर गई है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन देखो क्या है, अंदर जा रहा है, मतलब कि कैसा सॉल्यूशन? अंदर क्या है? पानी, सेल के अंदर वाटर कम है और सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हाइपर आएगा, ठीक है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम देख चुके थे ये वाला, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो क्या कहा जा रहा है, कोहरा और बादल किसका उदाहरण है? एरोसोल का। ए आंसर हमारा, ये जरूर याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरोसोल का। रक्त और लिम्फ किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं संयोजी ऊतक। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहा जा रहा है, एक विलयन जिसमें कोशिका परासरण द्वारा जल प्राप्त करेगी वह किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक आ जाएगा, ठीक है। अति परासरी और अल्प परासरी, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। यहाँ पे सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। मैंने आंसर साथ में लिखे हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के 2 उदाहरण लिखिए। सूक्ष्म पोषक तत्व के आपको लिखने हैं 2 उदाहरण, तो देखो क्या हो जाएगा, कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं आप, लोहा, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं, ये हमारे शुष्क पोषक है। उसके बाद 27 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंचाई की विभिन्न विधियां क्या है? कुएं, नलकूप, नहरें, टैंक, नदियां, इनके द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सभी क्लासेस के मिल जाएंगे। तो अपने भाई बहन में, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक एंड कॉपर। कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिखने हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द इरीगेशन इन इंडिया? वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनाल, टैंक एंड रिवर। तो ये हमारा सेक्शन ए होता है। अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी डी आगे बनाएंगे। इसका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप मुझे कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही मैं नेक्स्ट वीडियो आप जल्द ही अपलोड कर दूंगी इसके सेक्शन का। थैंक यू गाइज।